हे वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम फिर से कवर करने जा रहे हैं आपके सेक्शन सी को, जो कि क्लास 9th का है। और इसमें हम ग्रामर से रिलेटेड जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में आपके डिटरमाइनर पूछे जा रहे हैं, इफ अनलेस पूछा जा रहा है, मच मेनी मॉडल्स, ये सभी पूछे जा रहे हैं। तो हमें यह समझना है इस वीडियो के माध्यम से कि कौन से रिक्त स्थान में, कौन से सेंटेंस में क्या आपकी वर्ब आएगी, कौन सा डिटरमाइनर आएगा और क्या स्यूटेबल फिल इन द ब्लैंक्स हम इनमें से फिल कर सकते हैं। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंस को समझा था, जो कि आपके 9th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। और वही 9th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का यह दूसरी सीरीज वाला वीडियो है, जिसको हमने पार्ट 2 नाम दिया है। और इसमें हम आपके 11 से लेकर 25 तक के सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। आपके सामने अभी मैं 10 सेंटेंसेस को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, आप एंड तक बने रहिएगा। मैंने सारे अनसीन पैसेज आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि 1 से लेकर 6 तक के थे। और इसके बाद हम पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन को कंप्लीट करेंगे। आपकी जो क्वेश्चन बैंक है पूरी हम इसी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और वीडियो आपको पसंद आए तो फिर लाइक करके जरूर जाइएगा। अब यहाँ आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका 11 नंबर का सेंटेंस है, हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी जो है वह मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इज आएगा या फिर आर आएगा। आप सभी को यदि पता हो कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हमने ऐसा पढ़ा है, यहाँ तो ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन यदि आपने पढ़ा हो तो ही सी इट नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और जो आपका आर होता है वह लगता है दे, यू, वी के साथ में। तो आप इस बात से यह समझ गए होंगे कि जो ही सी इट नेम है वह एक वचन करता है, तो उनके साथ इज लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो हिंदी है ये आपको सिंगुलर दिख रहा है कि प्लूरल दिख रहा है? यानी आपको एक वचन दिख रहा है या फिर ये प्लूरल दिख रहा है, बहुवचन दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि सर ये हमें सिंगुलर दिख रहा है, और सिंगुलर में हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी जो है मध्य प्रदेश की एक ऑफिशियल भाषा है। हिंदी 2-4 नहीं होती, एक ही भाषा होती है। सेकंड नंबर का आप ये देखिए, शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। यहाँ पर हमें हेल्पिंग ऑफ दी हुई है वाज और वर। यहाँ पर भी वैसा ही है कि यदि आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, जैसे कि ही, सी, इट और नेम, साथ में आई, क्योंकि आई है इसको पास्ट टेंस में एक वचन माना जाता है, प्रेजेंट में इसको बहुवचन माना जाता है, इसलिए हम इसके साथ बहुवचन वाली हेल्पिंग ऑफ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आई के साथ वाज आता है। और जो आपके बचे आई के अलावा यू, वी, दे, इनके साथ हम वर लगाते हैं। यानी एक वचन वाले और आई के साथ में वाज लगाएंगे। तो आपको बताइए, जो शरद है और एक वचन है, बहुवचन है, तो आप कहेंगे सर शरद एक वचन है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। यानी हमने इसका अर्थ किए बिना ही इसमें वाज लगा दिया। अब इसका अर्थ देखिए आप, शरद वाज वॉचिंग टीवी। शरद जो है टीवी देख रहा था, व्हेन द पावर वेंट ऑफ, जब पावर चली गई तो शरद क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। यानी शरद टीवी देख रहा था जब पावर चली गई। तो पावर गई नहीं गई हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना था एक वचन है, हमने वाज लगा दिया। और वैसे भी हम वाचिंग के साथ आईएनजी आ रहा है, वर यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुवचन नहीं है। तो यहाँ दोनों में हमने सब्जेक्ट देखा और हमने सिंपल सा यहाँ पर वर्ब को पुट कर दिया, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब 13 नंबर वाले सेंटेंस को आप देखिए, ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। अब आपको यहाँ पर आर्टिकल दिए हैं ए, एन और द, इन तीनों में से आपको लगाने हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई डेफिनेट बात कही गई हो, निश्चित बात कही गई हो, तब आपको द आर्टिकल लगाना है। अब यहाँ पर कहा गया कि वह तो एक यूरोपियन है, तो यूरोपियन वहाँ कहा गया है, यहाँ पर कहा गया अमेरिकन। तो आपने देखा कि यहाँ पर अमेरिकन कहा गया था, यानी उच्चारण जो है वो स्वर का हो रहा था, अ का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। यदि प्रोनाउंसिएशन आपका वोवेल यानी स्वर का हो, तब हम आर्टिकल एन लगाते हैं। तो यहाँ पर तो एन लगा हुआ है। यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ उच्चारण हमारा स्वर का हो रहा होगा, स्वर यानी जो आप हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण करते हैं, वैसे उच्चारण यदि इसको पढ़ने पर हो रहा है तो हम एन लगा देंगे। यदि व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, यानी हिंदी वर्णमाला में क, ख, ग से हम स्टार्ट करते हैं, यदि उनका उच्चारण हो रहा है तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। और यदि यहाँ पर कोई डेफिनेट या निश्चित या फिर ऐसी बात कही जा रही है कि जिसके जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती, तो हम द लगाते हैं। तो डेफिनेट वाली तो कोई बात यहाँ पर है नहीं, तो हम इसको देखते हैं उच्चारण करके कि क्या हो रहा है। तो जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आप इसको कहेंगे यूरोपियन। और आप सभी जानते हैं कि यह जो है
यह हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। आप भले ही सोचते होंगे कि जो हमने पढ़ा है कि इंग्लिश में ए ई आई ओ यू हमने पढ़ा है ये वोवेल है। हाँ वोवेल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वोवेल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट नहीं देख रहे हैं, हम उसके उच्चारण की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उच्चारण क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उच्चारण आपका हो रहा है या यानी हिंदी के व्यंजन का, तो व्यंजन जहाँ पर आएगा वहाँ पर ए आ जाएगा। तो हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, वह एक अमेरिकन है परंतु उसकी जो पत्नी है वह एक यूरोपियन है। सीधा ई को देखकर आपको एन नहीं लगाना, और क्यों नहीं लगाना मैंने बता दिया है। होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, आपने कहावत सुनी होगी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। अब आपसे यहाँ पर फिर से आर्टिकल लगाने को कहा गया है, तो ए और एन हम लगा सकते हैं। यहाँ पर एन आएगा नहीं, ब है यहाँ पर बेस्ट है, तो ए तो आएगा नहीं, मतलब सॉरी ए आ सकता है, एन नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए बेस्ट यानी क्या है, एक डिग्री है। कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, अच्छा डिग्री क्या होती है? डिग्री 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। इन डिग्रीज का उपयोग हम किसी भी व्यक्ति या नाउन की विशेषता बताने के लिए उपयोग करते हैं कि यह लंबा है, यह इससे बड़ा है, मतलब कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। तो आप बताइए बेस्ट यानी सबसे अच्छा, तो जब सबसे अच्छा मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। एक डिग्री में आप सभी के सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद सेकंड नंबर की डिग्री होती है आपकी स्मॉलर, और थर्ड नंबर की डिग्री होती है आपकी स्मॉलेस्ट। और जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, तो ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, इनका उपयोग करना जब हम सीखते हैं, तब हम एक नियम पढ़ते हैं कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना, उसके आगे हम द लगाएंगे। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे आपका क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप कहेंगे सर कि कैसे बताया आपने? तो बेस्ट किसका होता है? आपने पढ़ा होगा गुड, आपने पढ़ा होगा बेटर, और जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट होती है। तो यह आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका इन सब सुपरलेटिव डिग्री के सामने क्या आ जाता है? द आ जाता है। ये नियम है आर्टिकल का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझाने के लिए था। आप इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, मतलब कन्फ्यूज मत होइएगा। इधर आ जाइए। वॉक केयरफुली, सावधानीपूर्वक चलिए। यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। हिंदी अर्थ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको दिया है बट यानी परंतु या फिर किंतु। एंड का मतलब होता है और, अदरवाइज अन्यथा, या फिर नहीं तो, नहीं तो, ये इनका अर्थ होता है। तो आप देखिए, सावधानीपूर्वक चलिए परंतु तुम गिर जाओगे। अगर मैं यहाँ पर बट लगाता हूँ तो सावधानीपूर्वक चलिए और तुम गिर जाओगे। सावधानीपूर्वक चलेगा तो भैया कैसे गिरेगा कोई? मतलब ये दोनों नहीं आ रहे हैं। इसको लगा के देखते हैं। वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, सावधानीपूर्वक चलिए अन्यथा तुम गिर जाओगे, नहीं तो तुम गिर जाओगे। यह सही लग रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अदरवाइज। सावधानीपूर्वक चलिए, नहीं तो या फिर अन्यथा तुम गिर जाओगे। फॉल डाउन यानी गिर जाना। ऐसे आपको हिंदी अर्थ करके इन सेंटेंस को कभी कभी लगाना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए 60 नंबर वाले सेंटेंस को, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। सी विल फेल, वह फेल हो जाएगी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। इफ़ यानी होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब हम इफ़ को ला के देखते हैं। इफ़ सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो वह फेल हो जाएगी। अगर कोई कठिन परिश्रम कर रहा है तो आप बताइए फेल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ठीक है, दूसरा लगा कर देखते हैं। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती है, इसका अर्थ यदि नहीं होता है। तो यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती है तो वह फेल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम नहीं करेगा या परिश्रम नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही क्या रहेगा? अनलेस, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती है, इसका मतलब यदि नहीं होता है। और इफ़ लगाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करती है तो फेल हो जाएगी, तो संभव नहीं है। कठिन परिश्रम करने वाले कभी फेल नहीं होते हैं। अनीता इज टालर संजय, आप देखिए यहाँ पर टालर आ गया। मैं आपको डिग्री समझा रहा था, तो
तो यहाँ पर संजय से अनीता को लंबा बताया जा रहा है, टालर बताया जा रहा है कि अनीता जो है संजय से लंबी है। अब इसके लिए हमें दिया है फ्रॉम, जिसका मतलब भी होता है से, और देन इसका मतलब भी होता है से। तो आप बोलेंगे अनीता इज टालर फ्रॉम संजय, गलत हो जाएगा। फ्रॉम का उपयोग होता है जब आप किसी स्थान से लौट रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तब आप उपयोग करते हैं। यदि पत्ते पेड़ से टूट रहे हैं, अलग होने वाली बात होती है, तब हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम दो नाउन की कंपैरिजन करते हैं ना, तब हम देन लगाते हैं। और यदि आपने डिग्रीज पढ़ी होगी तो टालर के बाद हमेशा देन आता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। टालर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन, मोर ब्यूटीफुल, इस तरीके से। तो यहाँ पर टालर के बाद हमेशा क्या आएगा, देन। यानी कोई भी डिग्री आपको दिख जाए यहाँ पर जो कि कंपेरेटिव डिग्री हो, उसके बाद हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, देन आ जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा अनीता जो है संजय से लंबी है। हाउ वाटर, मैंने समझाया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के सामने हम क्या लगाते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके आगे हम मच लगाते हैं। और वैसी संज्ञाएं, वैसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, उनके आगे हम मैनी लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए जो पानी है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और यदि जानना है कि ये इसको हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, तो आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से समझा है। तो वाटर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब एक ऐसी नाउन जिसको गिन नहीं सकते, तो जो नहीं गिन सकते उसके आगे हम मच लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हाउ मच। अगर यहाँ पर काउंटेबल होता कि पेन होता है या कार होती, तो हाउ मच कार नहीं होता, हाउ मेनी कार होता। यहाँ पर दोस्त होता तो यहाँ पर होता हाउ मेनी फ्रेंड, क्योंकि हम फ्रेंड को गिन सकते हैं, कार को गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल के सामने हमेशा मच आता है। वी नीड मनी, हमें पैसे चाहिए। अब आपके पास है सम और एनी। मैंने बताया था कि जो एनी है इसका उपयोग हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ पर नहीं वाला बोध हो रहा है, और जहाँ पर इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग हो रहा है, या फिर सेंटेंस को पढ़ते वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि कहाँ यहाँ पर प्रश्न की बात की जा रही है, कोई प्रश्न बन रहा है, तब हम लगाते एनी। हमें पैसे चाहिए, हमें कुछ पैसे चाहिए, हमें कोई पैसे चाहिए, हमें कुछ पैसे चाहिए। दोनों का अर्थ कुछ होता है और एनी का अर्थ कोई भी होता है। तो मैं यहाँ पर एनी लगाता हूँ, वी नीड एनी मनी, हमें कोई पैसा चाहिए। तो सेंटेंस अजीब लग रहा है, वैसे भी एनी आ रहा है, हमें कुछ पैसे चाहिए। कुछ तो दोनों का अर्थ होता है। तो यहाँ पर सम आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमेशा जब पॉजिटिव हो, यानी सिंपल सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तब आप सम लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसे चाहिए। हमें कुछ पैसे नहीं चाहिए तो एनी आ जाता। क्या हमें कुछ पैसे चाहिए, तब भी एनी आ जाता, क्योंकि प्रश्नवाचक नेगेटिव में यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक हमेशा एनी आएगा। 20 नंबर वाला सेंटेंस देखिए आप, आई टेक योर पेन। मे और कैन यह मॉडल वर्ब है जो कि सहायक क्रिया की तरह ही काम करती है। तो जब भी आप क्लास में एंटर करते हैं आप कैसे बोलते हैं, बड़े विनम्र तरीके से बोलते हैं, फॉर्मल वे में बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, यानी मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी आप परमिशन लेते हैं। तो आई टेक योर पेन, मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। तो जब भी आप परमिशन लेते हैं तब मे का उपयोग करते हैं, और जब आप परमिशन देते हैं तब आप मे का और कैन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं तो परमिशन लेने में आप मे का उपयोग करेंगे। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। अगर कैन का उपयोग करेंगे तो इनफॉर्मल हो जाएगा, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि इसमें लहजा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तभी तो कैन लगा रहा है। आप परमिशन देने के लिए कैन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन परमिशन लेने के लिए कभी नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मल वे में हमेशा बात करनी होती है, औपचारिक तरीके से तो हम मे लगाते हैं। तो यहाँ पर मे आ जाएगा। आई होप इतने सारे जो सेंटेंसेस है इसमें कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको किसी प्रकार की त्रुटि लगती है तब भी आप पूछ सकते हैं। अब हम आपके अगले सेंटेंसेस देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर 21 नंबर का सेंटेंस है जिसमें लिखा गया है रावण वाज किल्ड राम। नहीं अर्थ आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए पहले। राम का मतलब होता है से, और बाय का मतलब होता है के द्वारा। अगर देखा जाए तो सेंटेंस का अर्थ हो रहा है कि रावण को राम के द्वारा मारा गया। तो आप बताइए यहाँ पर के द्वारा के लिए क्या शब्द है, तो आप कहेंगे सर बाय है। तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया। यहाँ पर फ्रॉम इसलिए नहीं आएगा कि यदि हम इसको लगाते हैं तो अर्थ ऐसा हो जाएगा कि रावण को राम से मारा गया, तो सही नहीं लग रहा है। मतलब बोलने पर ही हमें एक अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कि क्या सेंटेंस हम बोल रहे हैं, यानी अशुद्ध वर्तन जैसी हमें कुछ फीलिंग्स आ रही है। तो जब भी हम यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट या फिर कर्ता का उपयोग करते हैं तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा बाय लग कर आता है। तो ये बाय हो गया आपका।
अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। फ्रॉम अलग होने के संदर्भ में हम उपयोग करते हैं, किसी भी चीज़ अलग होने वाली बात होती है तब, या फिर हम कहीं से लौटते हैं तब। मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था। 22 नंबर का सेंटेंस है वी वर मेकिंग काइट्स, हम पतंग बना रहे थे। व्हेन फादर, जब पिताजी आए, मतलब जब पिताजी आए तब हम पतंग बना रहे थे। तो आप देखिए सेंटेंस आपका कौन से टेंस में है, कौन से काल में है, तो आप इसको देखकर कहेंगे कि सर ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पास्ट की दी गई है। अब आपके पास यहाँ पर पास्ट की मेन वर्ब कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये है अराइव्ड, जो कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अराइव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप मुझे बताइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि होती तो आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए था, जब जाके पिताजी के सामने अराइव नहीं अराइव्स आता, क्योंकि पिताजी अकेले यहाँ पर एस लग के इसके साथ आ जाता है। लेकिन पहले ही हमें पता चल गया कि टेंस आपका पास्ट में है, तो इस वाले में डेफिनेटली सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पिताजी के बाद है नहीं। अगर होती तो हम ये थर्ड फॉर्म मान लेते, ये हम ये लगा देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में देखी जाए तो वह एक ही सेंटेंस या फिर एक ही टेंस है जो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट है, जिसके अफर्मेटिव यानी साधारण सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हमारे पास अराइव्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अराइव्ड। हम पतंग बना रहे थे जब पिताजी घर आए, खत्म बात। ठीक है, सेंटेंस वहीं से पता चल जाता है और वहीं देखकर आप सीधा लगा सकते हैं अराइव्ड। इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब पिताजी के बाद यानी फादर के बाद हमें नहीं दिख रही है। ही वांटेड टू, अब यहाँ पर देखिए वह चाहता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप पढ़ेंगे तब तक, क्योंकि टू इन्फिनिटिव का रूल है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की बेस्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप कहेंगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप मुझसे पढ़ते आ रहे तो आपको पता होगा कि ये जो बिकम्स वाली है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ये जो बिकमिंग है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो यदि आपके पास वाज वर ईजेमार होता तो आप बिकमिंग लगा देते। यदि आपके पास सब्जेक्ट एक वचन होता और आपको यहाँ लगाना होता, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको वर्ब लगानी होती, तो आप लगा देते बिकम्स। लेकिन नहीं, ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको तो टू के बाद लगाना है ना। भले सब्जेक्ट आपका एक वचन है, आप सोच रहे हैं कि हम एस लगा दे, ऐसा नहीं है। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यही है, बेस फॉर्म यही है वर्ब की। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिकम। वह एक इंजीनियर बनना चाहता था, पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वांटेड नहीं होता और यहाँ लगाने का होता तो हम लगाते ही बिकम्स। क्लियर है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लग जाती है, लेकिन अब टू के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी जो कि मेन फॉर्म लगता है। अब यहाँ पर देखिए इज अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा अभ्यास है। चलना वाक मतलब चलना होता है, वॉकिंग यानी जो चल रहा है कंटिन्यू। ये दोनों ये वर्ब है और ये वर्ब में आपका आईएनजी लगा दिया है, जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया है। तो आप यहाँ पर देखिए कभी भी जब वर्ब आती है तो वह सब्जेक्ट के बाद में आती है, हमेशा आपको पता है, या फिर हेल्पिंग ऑफ नॉट या उसके बाद आती है। लेकिन यदि आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब को एज सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में उपयोग करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसके आगे टू लगाएंगे, जैसे कि मैंने लगाया था टू के साथ वर्ब की फॉर्म, तो टू के साथ आप लिखेंगे वाक। तब मैं इसको क्या बना सकता हूँ, मैं इसको कर्ता बना सकता हूँ, मैं इसको नाउन बना सकता हूँ। एज ए नाउन या फिर कर्ता यानी संज्ञा या फिर कर्ता के रूप में मैं इसको आगे सेंटेंस में उपयोग कर सकता हूँ। या फिर मुझे इसको लिखना पड़ेगा, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको कर्ता या फिर संज्ञा के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। तो यदि मैं वर्ब में आईएनजी लगाता हूँ तो इसको हम कहेंगे जीरंड फॉर्म। क्या कहेंगे, जीरंड। और यदि हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपयोग करेंगे तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। दोनों तरीके से मैं इस सेंटेंस को टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज यह भी लगा सकता हूँ और वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज में ये भी लगा सकता हूँ। लेकिन क्या आपके पास टू वॉक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। फिर आपके पास इन दोनों में से क्या दिया, तो आप कहेंगे सर वॉकिंग दिया है, आईएनजी वाला फॉर्म, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉकिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी घूमना फिरना है, चलना एक अच्छा अभ्यास है। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना भी एक अच्छा अभ्यास है। इस तरीके से हम किसी भी वर्ब को आईएनजी लगाकर एक कर्ता के रूप में या नाउन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं कि हम आईएनजी लगाते हैं किसी वर्ब में उसको नाउन बनाने के लिए, कर्ता बनाने के लिए, तब यहाँ पर जीरण हो जाती है। तो यहाँ पर जीरण हो रही है। द बुक इज, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन दी हुई है ऑन और अपॉन। यहाँ का मतलब होता है पर और इसका मतलब होता है के ऊपर।
जो टेबल है मतलब जो बुक है वह टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो आप कहेंगे टेबल के ऊपर मतलब सर ये हो जाएगा। या फिर जो पुस्तक है वह टेबल पर रखी हुई है, तो यहाँ पर टेबल पर रखी है तो ओन आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल पर ये पेन रखा है, बैग रखा है, ग्लास रखा है, कुछ भी एक सरफेस पर दूसरी चीज़ रखी हुई है। तो जब भी विराम अवस्था में एक सरफेस पर दूसरी चीज़ रखी हुई है और एक दूसरे से टच हो रही है, एक दूसरे को छू रही है, लेकिन किसी प्रकार की गति नहीं कर रही है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रही है और एक दूसरे से सट कर रखी हुई है, तो हम यही कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, द बैग इज ऑन द टेबल, द ग्लास इज ऑन द टेबल। क्योंकि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखी हुई है। लेकिन अपॉन का उपयोग आप तब करेंगे जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर जंप मारकर कूद रही है, जैसे कि बिल्ली कुत्ते के ऊपर कूदती है, तो द कैट जंप अपॉन द डॉग। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है। किसकी गति हो रही है? कुत्ता बैठा हुआ है लेकिन बिल्ली जो है कूद जाती है। तो आपने समझा आसानी से कि यदि कोई चीज़ एक गति अवस्था में विराम अवस्था में है और उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ कूदा जाता है या कूदती है, तो फिर हम यहाँ पर अपॉन का उपयोग करते हैं के ऊपर। यानी जब बिल्ली है अगर वो नीचे हो, टेबल की जो हाइट है वो इस तरह की है, तो द कैट जंप अपॉन द टेबल, जो बिल्ली है वह टेबल के ऊपर कूदती है। इस तरीके से आप अपॉन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ऐसी कोई बात हो रही है कि पेन कूदता है क्या कभी टेबल पर? नहीं, तो प्रीपोजिशन को हम इस तरीके से उपयोग करते हैं। आई होप ये सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हाँ आप अच्छे तरीके से हमें समझा पा रहे हैं। लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ऐसे हम आपकी क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे आपके एग्जाम आने तक। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।